हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ और कंप्यूटर के जितने भी जनरेशंस हुए उनमें से हम प्रत्येक जनरेशन के जो मेन गुण हैं, मेन फीचर्स हैं और उसमें क्या क्या होते थे, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो कंप्यूटर के कुल 5 जनरेशंस हैं, जिसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो बहुत ही सिंपल बनाने की मैंने कोशिश की है। हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट भी कर सकते हैं और सुन लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, कंप्यूटर की जो जनरेशन है, स्टार्टिंग में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके हमें इसे इस्तेमाल करते थे। अब बेहतर होगा कि आपको मैं दिखाऊं कि ये कैसे दिखाई देते थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लेके रखी हैं। तो ये सब जो आपको रूम साइज़ के कंप्यूटर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो मीटर लगा हुआ है, ये सारी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स की बदौलत जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इतने बड़े बड़े वॉल्स के थ्रू आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो जो है वो चला करता था। तो ये काफ़ी साइज़ में बड़े होते थे और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें होती थी। तो जितना बड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वर्किंग टेबल है, बट एक्चुअली में ये एसी भी हो सकता है, या इसको चलाने के लिए बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि आप एक जो सिंपल सा कोई काम करना चाहें तो उसके लिए आपको कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे लग जाते थे। तो कंप्यूटर की पहली बात ये कि पहली पीढ़ी में कंप्यूटर जो है मेमोरी और सर्किटरी की बुनियादी घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग करके शुरू किया गया था। मतलब इसमें मेमोरी हो या कोई भी सर्किट हो, किसके द्वारा बनाया गया था, वैक्यूम ट्यूब के थ्रू। CPU जो है वो बिजली के बल्बों की तरह इन ट्यूबों में बहुत ज़्यादा आगे की बात ये बोल रहा है कि बिजली के बल्बों की तरह इन ट्यूबों में बहुत अधिक गर्मी पैदा होती थी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये हीट जनरेट करते थे और इसलिए खतरा जो है हमेशा अक्सर होने लगा। तो इसलिए जो भी इसके प्रतिष्ठान, मतलब जो भी जिस जगह पे भी ये रखे जाते थे, जहाँ पे भी इसे इंस्टॉल किया जाता था, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते थे और इसका जो खर्चा है वो केवल बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही उठा सकते थे। ये फर्स्ट जनरेशन की खासियत थी एक्चुअली में, कि केवल बड़े ऑर्गेनाइजेशन से इसका खर्चा उठा सकते थे। ऐसा नहीं था कि हम जैसे आज कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी आप लैपटॉप या मोबाइल के मालिक हैं, तो ऐसा नहीं होता था। कंप्यूटर चलाना मतलब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का ही यहाँ पे मतलब होता था कि केवल बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही इसको चला सकते थे। फिर आती बात कि कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। बैच प्रोसेसिंग का मतलब आपको अगर नहीं पता तो इतना समझ लीजिए कि एक बैच जब पूरा हो जाता, एक कार्य जब पूरा हो जाता था, उसके बाद में ही दूसरा काम शुरू होता था, उसको हम बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। इस जनरेशन में पंच कार्ड बहुत फेमस चीज़ है, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग की तरह इन सब चीज़ों का किया गया। इसे मशीन कोड और इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड भाषाओं का, लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब आपको डायरेक्टली इसमें मशीन लैंग्वेज जो है वो फीड करना पड़ता था, तब जाके काम को करता था। तो सोचिए कि कंप्यूटर को समझने के लिए, समझाने के लिए जिस मशीन कोड को आज हम ऑटोमेटिकली किसी न किसी कंपाइलर के थ्रू, ट्रांसलेटर के थ्रू कन्वर्ट कर देते थे, ये सारी चीज़ें जब पहला जनरेशन का कंप्यूटर बना तो ये सारी चीज़ें हमें खुद बना के इसमें फीड करनी पड़ती थी, तब जाके चला करते थे। तो ये है मेन फीचर्स के लिस्ट फर्स्ट जनरेशन के, कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। तो ये फीचर्स आपको बुराई जैसे दिख रहे होंगे कि बहुत बड़ा था, स्लो इनपुट आउटपुट था, जनरेट लॉट ऑफ हीट था, वेरी कॉस्टली था। आपको ऐसा लगा कि मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, पर एक्चुअली में इसके क्या थे, ये इसके फीचर्स थे, क्योंकि ये चीज़ पहली बार आई थी। और जब कोई चीज़ पहली बार आती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसके फीचर्स बोलते हैं। इसमें AC की ज़रूरत पड़ती थी, ये नॉन पोर्टेबल था। नॉन पोर्टेबल का मतलब इसको कहीं आप उठा के ले जा नहीं सकते थे और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें लगती थी। तो ये सब जो हैं आगे, ये कुछ नाम हैं आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन की जो अवधि है वो 1952 से 1964 है। देखिए, ये जो सन के मामले में मैं बोलूँगा, ये आपको, आप अगर 25 वेबसाइट जाएंगे तो हो सकता है 25 वेबसाइट में आपको अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई फिक्स बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का जो एग्जैक्ट जो टाइमिंग है वो क्या है। आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा मान के चलिए 1950 से 60 के बीच, या आप 55 से 65 के बीच, इस तरीके से कोई भी 10 साल का ड्यूरेशन ले सकते हैं एक जनरेशन में। तो जब आप मान के चलिए, जब ट्रांजिस्टर आ गया था, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग करने वाला ये जो जनरेशन है, ये पहला जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो ट्रांजिस्टर क्या होता था, मैं आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ।
तो ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जिसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको बनाने की कोशिश करूँगा। ट्रांजिस्टर्स में ऐसे 3 पैर लगे होते थे और ये कुछ इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा होता था जिसमें वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा इसमें जो जगह है वो थोड़ी कम लगती थी और जाहिर सी बात है इसकी वजह से ये जो हीट प्रोडक्शन है ये करता ज़रूर था लेकिन अपेक्षाकृत फर्स्ट जनरेशन की अगर आप कंपेरिजन करें तो थोड़ा सा कम करता था। तो ये ड्राइंग के मामले में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, आप जानते ही हैं। बहरहाल तो ये जो है सेकंड जनरेशन आपका कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें क्या क्या चीज़ें थी। बिजली की खपत पहले ही जनरेशन के कंप्यूटर में कम, आकार में अधिक कॉम्पैक्ट था, कॉम्पैक्ट मतलब थोड़ा सा कम था, ज़्यादा रिलायबल था, विश्वसनीय था, वैक्यूम ट्यूबों से बनी पहली पीढ़ी की मशीनों की तुलना में अधिक तेज था, ज़्यादा स्पीड थी इसकी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सेकंड जनरेशन की हैं। और इस पीढ़ी में असेंबली भाषा, तो असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी अलग होती है, इसे आप थोड़ा सा समझने में आसानी हो सकती है। ये लो लेवल भाषा भी बोला जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज का भी इसमें इंट्रोडक्शन हो चुका था, जैसे कि फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये सब पुरानी लैंग्वेजेस ज़रूर हैं लेकिन इनका उपयोग किया जाता था। बैच प्रोसेसिंग के साथ साथ इसे मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब अब एक से अधिक प्रोग्राम को भी रन करने का काम हो चुका था। बैच प्रोसेसिंग में केवल एक के बाद दूसरा ही आता था, एक बैच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक दूसरा नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल प्रोग्राम्स आ गए, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया जाने लगा। तो ये इसके कुछ खासियत हैं सेकंड जनरेशन के, यहाँ से आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। और ये इनके कुछ नाम है कंप्यूटर सिस्टम के। और जनरल नॉलेज में इस तरीके के क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप नोट ज़रूर करें। फिर आपका आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसमें इसकी जो अवधि है देखिए 64 से 72 लिखा है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी को ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत, यहाँ पे क्या आ गया, आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक ही जगह पे बहुत सारी सर्किट्स को क्या कर देना, समा देना। तो आईसी होता क्या है, यहाँ पे आपके लिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से परिभाषा लिखने की कोशिश करी है। एकल एसी मतलब एक सिंगल आईसी में संबंधित सर्किटरी के साथ कई ट्रांजिस्टर्स, प्रतिरोधक और कैपेसिटर्स हैं। आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। ये जैक किल्बी के नाम के जो साइंटिस्ट थे, ये जो है ना, इन्होंने ही आईसी बनाया। आविष्कार जो डिस्कवर किसने किया, जैक किल्बी ने किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको शायद ना पता हो, किसी किताब में ना मिला हो कि आईसी का आविष्कार किसने किया, तो जैक किल्बी ने किया। तो आईसी होती क्या है, जो आपने ट्रांजिस्टर्स पढ़े ना, आप ट्रांजिस्टर्स को, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला दोगे तो ये कॉकरोच नुमा एक शक्ल बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके बहुत सारे पैर होते हैं, आपने देखे होंगे, आपके मोबाइल पे भी लगे होते हैं। ये जो चीज़ होती है ना, ये आईसी होती है, हम इसे क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं। और ये आईसी का काम क्या होता है, जितने सारे ट्रांजिस्टर्स जो काम कर रहे थे, इन ट्रांजिस्टर्स की जगह क्या आ गया, अब आ गया एक आईसी। तो एक आईसी जो है, जो कर सकता था, उसकी बदौलत जो आपके कंप्यूटर सिस्टम थे ना, वो काफ़ी क्या हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए, पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए। अब जो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स थे वो आने लग गए और यहाँ पे इस विकास ने क्या किया, कंप्यूटर के आकार में बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, रिलायबल कर दिया, कुशल बना दिया। और रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सारे ऑप्शंस जो हैं आने लगे। और इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, तो फोर्ट्रॉन है, आपका कोबोल है, पास्कल है, PL/1 है, और बेसिक है, एल्गोल है, ये सारे इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। इसे कार्ट्राइज कहा जाता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वीडियो गेम नहीं है, ध्यान से देखेंगे। ये एक तरीके का मैग्नेटिक स्टोरेज है, मैंने जानबूझ के तस्वीर आपके लिए डाउनलोड की है। और ये आपका क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ टेंडी जैसा लिखा हुआ है। तो इसके द्वारा आप क्या करते थे, डेटा को ट्रांसफ़र करते थे इस कंप्यूटर से। ये फ्लॉपी डिस्केट लगा हुआ है जिसमें 1 MB 2 MB की जगह होती थी महज, उसके लिए इतना बड़ा तामझाम लगाना पड़ता था। अभी तो 1 MB 2 MB ऐसा मजाक हो गया है, जैसे आप एक वीडियो जो देखते हैं ना, वही कम से कम 4-5 MB 10-12 MB का होता था। तो पहले जो डाटा था ना, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट डाटा था, टेक्सुअल डेटा था, इसलिए जो डाटा का साइज़ था वो कम था। अब जो है मल्टीमीडिया डाटा होने की वजह से डाटा का जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ जनरेशन में आते हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, अच्छा जाने से पहले, थर्ड जनरेशन के जाने से पहले, इसमें ये सारी टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल की गई, इलेक्ट्रिसिटी तक है ना, इसे आप नोट कर लीजिए। और ये सारे नाम हैं जो आपके जनरल नॉलेज के काम के हैं, इसे मैं पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप पढ़ना जानते हैं, आप इसे नोट करिए। ये थर्ड जनरेशन के मेन
कंप्यूटर सिस्टम है जो इस जनरेशन में रिलीज़ किए गए। अब आते हैं 4th जनरेशन में। यहाँ पे जो आईसी था उसको क्या कर दिया गया, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड कर दिया। वेरी लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बड़े पैमाने पर क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। तो जो आईसी थी ना, जो मैंने भी पिछले आपके स्लाइड में एक तस्वीर बनाई थी बहुत बेकार सी, वो आईसी अब क्या हो गई, और ज़्यादा छोटी हो गई, और ज़्यादा क्या हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई, और इसमें और ज़्यादा ट्रांजिस्टर की क्या आ गई, शक्तियाँ आ गई। और आप जो मोबाइल के अंदर में जो छोटी छोटी चिप देखते हैं ना, ये चिप ही किसकी वजह से बन पाई हैं, इन VLSI की वजह से बन पाई। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है 4th जनरेशन में हो चुका था। तो एक ही चिप पर लगभग कितने ट्रांजिस्टर के बराबर की शक्ति होती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो देखिए 5000 ट्रांजिस्टर्स और अन्य सर्किट तत्वों और उनके सर्किट के जुड़े हुए 4थी पीढ़ी के माइक्रो कंप्यूटर का होना संभव हो पाया। इसी की वजह से आपका जो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, ये बन पाया। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है 3rd जनरेशन में आया ज़रूर, लेकिन संभव कब हुआ पाया, जब आपके चिप में क्या लग गई, VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। इसका ये जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कॉम्पैक्ट था, विश्वसनीय और सस्ता था। इसने व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर है वो पहली बार कब बनाया, मतलब पर्सनल लोगों के खरीदने के लायक कंप्यूटर सिस्टम कब बने लगे, इस दौरान, मतलब 72 से 1990s के बीच अब लोग जो है अपने पास में कंप्यूटर रखने लगे। इसलिए जो म्यूज़िक बजती थी ना, ओ ओ ओ ओ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस दौरान चालू हो गई थी। लोग अपना खुद का कंप्यूटर सिस्टम खरीद के अपना खुद का क्या करने लगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने लगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हैं आपके 4th जनरेशन के कुछ चीज़ों के तस्वीरें। तो ये आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तो काफ़ी बड़ी है, ये काफ़ी छोटी ऐसे मिलती है। ये उस 4th जनरेशन के कुछ प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। तस्वीरों में जो दिखा रहे हैं इससे डिफरेंट हो सकते हैं। और ये हैं आपके कुछ कंप्यूटर के नमूने जो 4th जनरेशन में आए। अब हम आते हैं 5th जनरेशन में। तो 5th जनरेशन में जाने से पहले 4th जनरेशन की कुछ ख़ास बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और जो आपके 4th जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है यहाँ पे आपके सामने में इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से DEC 10 स्टार 1000 PDP 11 इस तरीके से सुपर कंप्यूटर भी जो है इसी दौरान आ चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th जनरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि 5th जनरेशन 1990 से लेके आज तक चल रहा है। मतलब मैं जब से पढ़ रहा हूँ, आप जब से पढ़ रहे हैं, हम सब जब से पढ़ रहे हैं, वीडियो देखने वाले लोगों की जो अभी पढ़ने वाले लोग की जो उम्र है 1990 से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जनरेशन के कंप्यूटर को देख रहे हैं। इसमें क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल। अल्ट्रा जब किसी चीज़ में लग जाता है ना, उसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म, जिसको हम इंसान जो है वो क्या नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। मतलब उतना कैलकुलेशन जब हम नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा लेवल बोलते हैं। मतलब हमारी आँखें जो हैं इस लेवल को नहीं देख सकती, इस चीज़ को नहीं समझ सकती, उसको हम कौन सा लेवल बोलते हैं, अल्ट्रा लेवल बोलते हैं। तो आप सोचिए अल्ट्रा लार्ज स्केल में जब किसी चीज़ को आप तकनीक करोगे, तो यहाँ पे जो 5000 ट्रांजिस्टर वाली पिछली जनरेशन में बात की गई थी, अब वो सारी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वाले माइक्रो प्रोसेसर का एक चिप्स बनाया गया। ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, कितने, 10 लाख मतलब 1 मिलियन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 10 मिलियन। यहाँ पे इंग्लिश में तो 10 मिलियन लिखा हुआ है, मतलब 1 करोड़ हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है, 10 लाख लिखा, मतलब 1 मिलियन के आसपास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वाले एक माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास में एकदम लेटेस्ट चीज़ आई जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक जो है आज की तारीख में बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग पागल हो गए हैं मशीन लैंग्वेज पढ़ने के लिए, और मशीन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, पाइथन, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब हमारी 5th जनरेशन में आती ही जा रही हैं कंटिन्यू, है ना। तो इस पीढ़ी में जो शुरुआती लैंग्वेजेस थी कौन कौन सी थी, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि इसमें आपका सी, सबसे पहले क्या लिखा है, C++ एंड जावा। तो ये सब 5th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको आप पुराना मत समझिए, क्योंकि ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे जो किया जा सकता है ना, वो आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी आपको दिखाई दे रही पाइथन, ये सब उनके क्या हैं, एल्डर्स हैं, ये सब बड़े भैया लोग हैं। इसको अगर आप जानते हैं तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ये बात तो हर प्रोग्रामर कहता है। तो 5th जनरेशन में क्या क्या नई चीज़ें आई, तो रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्किंग, गेम प्लेइंग, और यहाँ पे लिखा है वास्तविक जीवन की स्थितियों में निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञ प्रणालियों का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन इन। जो आप देखते हैं ना आज आपके सामने गूगल का एलेक्सा आता है, और भी बहुत सारे ऑटोमेटिक चीज़ें आती हैं, अमेज़ॉन का वो टीवी स्टिक आता है,
और अब ताली बजाते हैं तो लाइट चालू हो जाती है, ताली बजाते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब किस में आई, 5th जनरेशन में आई। तो मैं इनके लिए कुछ फ़ोटोज़ आपके लिए रखा था, अगर आपको पसंद आया तो एक बार और आपको डेमो दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, इसमें आयरन मैन भी शामिल इसलिए मैंने किया है क्योंकि इसमें जो सर्किट इसने इस्तेमाल किया था, रियल में तो खैर ये नहीं है, ये तो एक फिल्म का किरदार है, लेकिन ये सब जो रोबोटिक्स होते हैं, ये सारे जो आपको कंप्यूटर सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, ये सब किस में इन्वॉल्व होते हैं, 5th जनरेशन में। और यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक प्रोसेसर का नाम लिखा है, इंटेल कोर 2 डुओ। जबकि आजकल जो प्रोसेसर्स आते हैं इंटेल के, राइजन आते हैं, राइजन सीरीज़ में राइजन 359 से 3579, और ये जो आपके इंटेल के आते हैं, इंटेल के 357, इंटेल का भी i3 आता है, i5, इस तरीके से ये सारे जो प्रोसेसर्स हैं ये काफ़ी चल रहे हैं। तो 5th जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के नाम जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए आपके सामने, आप सभी जानते हैं, सभी इसको इस्तेमाल करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक एंड अल्ट्रा बुक। और ये यहाँ पे ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ों को मैंने इस तरीके से ख़त्म किया है। ओके, तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। ये था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा टाइटल के साथ। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस तरीके के अगर फंडामेंटल के लेक्चर अगर आप चाहते रहते हैं तो मुझे कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कौन से टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप मेरे द्वारा, आप बताएं तो मैं ज़रूर उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू।